हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी पेपर 2 की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? दिल्ली के सुल्तान। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान भी कहा जाता था, ने परास्त किया। तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली जो था वह वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों के निर्माण करवाए। तो इन जैन जो समृद्धशाली व्यापारी रहते थे, वे अनेक मंदिरों का निर्माण करवाए, और यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के दिल्ली में डाले जाते थे और वे काफ़ी प्रचलन में थे। आगे देखते हैं। अब दिल्ली के शासक जो समय समय पे बने उनको देखते हैं। सबसे पहले राजपूत वंश में तोमर आए, जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक शासन किया। उसके बाद अनंगपाल आया, जो 1130 से 1145 तक शासन किया। फिर पृथ्वीराज चौहान 1165 से 1192 तक शासन किया। पृथ्वीराज चौहान 1165 से 1192 तक मतलब चौहान वंश का शासन था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक शासन किया। 1192 में मोहम्मद गौरी से परास्त हो गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, जो प्रारंभिक तुर्की साम्राज्य का पहला शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया। फिर इल्तुतमिश 1210 से 36 तक शासन किया। फिर रजिया आई 36 से 40, 4 वर्षों का शासन था इसका। फिर बलबन 1266 से 1287 तक शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश 1290 से 1320 था, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किया, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किया। तो उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक शासन किया। फिर मोहम्मद तुगलक आए, MBT जिसे कहते हैं, 1324 से 1351 उसका शासनकाल था। फिर फिरोज शाह तुगलक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FST भी कहते हैं, 1351 से 88 तक शासन किया। उसके बाद सैयद वंश का शासन हुआ, जो 1414 से 1451 तक शासन किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था खिज़्र खान, जो 1414 से 1421 तक शासन किया। और लोधी वंश सबसे इंपॉर्टेंट था, उसका संस्थापक बहलोल लोधी, जो कि 1451 से 89 तक शासन किया। आगे देखते हैं। आगे है तारीख, जो कि एक वचन वर्ड है, और तवारीख बहुवचन वर्ड है। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए ग्रंथ थे। तो तारीख एक वचन शब्द है, और जब कई तारीख मिला लिए जाते थे तो बहुवचन तवारीख शब्द बनता था, और ये क्या होते थे? फारसी में लिखे गए ग्रंथ होते थे, जो सुल्तानों के लिए लिखे जाते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तवारीख के लेखक कौन होते थे? सचिव होते थे, प्रशासक भी होते थे, कवि और दरबारियों में से कुछ सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। ये घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों का प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। और ये क्या करते थे? शासकों को कुछ सलाह भी देते थे। ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये न्याय संगत शासन पर बल देते थे। आगे देखते हैं। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। तवारीख के लेखक जो होते थे वह नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही वे कभी रहते हों। ये अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। तो ये जो इतिहास लिखते थे वह सुल्तान के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने के लिए लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासक को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह देते थे। तो ये क्या कहते थे कि जो जन्मसिद्ध अधिकार होता है, मतलब जो महिलाओं और पुरुषों का जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव वाली समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सलाह देते थे। उनका मतलब था कि जो पुरुष है, पुरुष प्रधान, मतलब पुरुष प्रधान जो समाज था उसको बनाए रखने की सलाह देते थे ये शासक को, और महिलाओं को ये निम्न समझने का सलाह देते थे शासकों को। आगे देखते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी जो थी वह रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो मिन्हाज सिराज जो उस समय का इतिहासकार था, उसने यह माना कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह रानी एक को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। लेकिन चूंकि वह अभी तवारीख का लेखक था, उसकी भी जो विचारधारा थी वह लिंग भेद पर आधारित थी, और इसलिए वह रानी को एक शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। तो दरबारी जो दरबार के लोग और भी थे, वे भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने पे प्रसन्नता उसको नहीं होती थी, उन लोगों को नहीं होती थी। आगे देखते हैं।
आगे मिन्हाज सिराज ने लिखा है कि मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों की पुरुषों के अधीन होना चाहिए। तो मिन्हाज सिराज का क्या सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, और रानी जो शासन कर रही थी वह बिल्कुल इस नियम के विपरीत होता था। इसलिए वह कहता है, वह बताता है, पूछता है कि खुदा को रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों के भी बावजूद भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसमें लिखा इसने कि खुदा के रचना के खाते में चूँकि उसका ब्यौरा मतलब हुआ चूँकि मर्द नहीं है, इसलिए उसकी इतनी शानदार खूबियों होने के कारण भी उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। तो यह इसकी क्या सोच दिखाती है? प्रश्न बन सकता है, यह कथन किसका है कि खुदा के रचना के खाते में चूँकि वह मर्द नहीं है इसके बावजूद, इसलिए वह इतनी शानदार खूबियों के बावजूद भी उसके कुछ हासिल नहीं हुआ। तो यह कथन किसका है? मिन्हाज सिराज का है। आगे देखते हैं। आगे है, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया ने अपने अभिलेखों में क्या बताया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसी के विपरीत आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। तो आधुनिक आंध्र प्रदेश जो है उस समय वहाँ के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का शासन था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी जो कि 1262 से 1289 तक शासन की, उसका व्यवहार रजिया के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपने आप नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो जो रुद्रमा थी वह अपने आप को रुद्र नाम से दर्शाती थी और उसने भ्रम पैदा किया था अपना नाम पुरुष के रूप में लिखवाकर। एक और महिला शासक थी। तो दो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जिसका मतलब व्यवहार था वह बिल्कुल रजिया से विपरीत था। पहली कौन सी हो जाएंगी? रुद्रमा देवी जो आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र के काकतीय वंश की जीत थी और इनका शासन 1262 से 1289 तक चला। इन्होंने क्या किया था? अपने आप को पुरुष के रूप में दिखाया था, अपने आप को जो विभिन्न अभिलेखों में पुरुष के रूप में दिखाया था। और एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। कश्मीर की रानी दिद्दा भी जो थी 980 से 1030 तक शासन किया। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला था। जो उनका नाम दिद्दा निकला है, दीदी अर्थात बड़ी बहन से निकला था। और जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया हो गया। और दीदी जब यह शब्द बना है तो यह जाहिर हो जाता है कि प्रजा ने उन्हें अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा नाम दिया था इन्हें। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट इसमें है भीतरी प्रवेश क्या होता है। अगला पॉइंट क्या है? भीतरी प्रवेश क्या होता था? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे उसे भीतरी प्रदेश कहा जाता था। तो भीतरी प्रदेश किसे कहा जाता था? मतलब किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के जो इलाके होते थे जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे। जैसे आज के रूप में एक बाजार होता है, वह आसपास के क्षेत्रों में क्या करता है? सेवाओं और वस्तुओं की पूर्ति करता है। उसी प्रकार उस समय सल्तनत काल में भीतरी प्रदेश एक जगह थी, भीतरी प्रदेश कहा जाता था। अगला एक पॉइंट है कि उस समय गैरिसन शहर किसे कहते थे? तो किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे उसे गैरिसन शहर कहा जाता था। तो प्रश्न बनता है गैरिसन शहर किसे कहते थे? तो जहां सैनिक रहते थे और किला बंद होता था तो उसे गैरिसन शहर कहा जाता था। अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत को लक्ष्य मानकर अभियान शुरू किया और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम पर पहुंच गया। और यह अभियान जो हुआ था वह एमबीटी के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। और इन अभियानों में क्या किया? इन सल्तनत काल के जो राजा होते थे विभिन्न वस्तुओं को, विभिन्न बहुमूल्य वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया करते थे। आगे देखते हैं। आगे एक पॉइंट इसमें दिया गया था एनसीईआरटी में, इमाम क्या होता है? इमाम जिसका अर्थ होता है नेता। नमाज पढ़ने वालों में से जो सबसे बुद्धिमान और सबसे इज्जतदार होता है उसे ही इमाम कहा जाता है। तो इमाम किसे कहते हैं? नमाज पढ़ने वालों में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसे इमाम कहा जाता था। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। आगे पॉइंट था खुतबा किसे कहते हैं। आगे अगला पॉइंट दिया गया था खुतबा किसे कहते हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान इमाम द्वारा दिया गया धर्म उपदेश जो होता था उसे खुतबा कहा जाता था। शुक्रवार की नमाज के दौरान जो इमाम होते थे, जो सबसे इज्जतदार और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते थे उन नमाजियों में से, वे जो धर्म उपदेश देते थे वे खुतबा कहा जाता था। और किबला क्या होता था? किबला भी एक प्रश्न बना है, ये सब सीटेड में प्रश्न बन चुके हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता था। भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में जो मक्का है वह पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। तो किबला किसे कहते हैं? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है और भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट था बेगमपुरी मस्जिद के बारे में बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पना, जिसका अर्थ था विश्व की शरण स्थली,
की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। तो जो बेगमपुरी मस्जिद थी उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था और अपनी नई राजधानी उसने बनाई थी जहां पनाह, जिसका अर्थ था विश्व की शरणा स्थली, उसके मुख्य मस्जिद के तौर पर इसे बनाया था। आगे देखते हैं मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री ने बनवाई थी। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री ने बनवाई थी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे और उन्हें इसलिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो उन्हें महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे और इसके लिए उन्हें जो प्रशिक्षित भी किया जाता था। ये चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। चूँकि यह पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर ही होते थे, किसी और पर निर्भर नहीं होते थे, इसलिए सुल्तान भी इन पर विश्वास कर सकता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। तो जो सेना नायक होते थे उन्हें जो ज़मीन दी जाती थी उसे इक्ता कहा जाता है। साधारण शब्दों में अगर बताऊं तो जो सेना नायक होते थे उन्हें जो ज़मीन दी जाती थी उन्हें इक्ता कहा जाता था और इन्हें संभालने वाले अधिकारियों को मुक्ति कहा जाता था। तो इक्ता किसे कहते थे? अलाउद्दीन खिलजी और विभिन्न सुल्तान और खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने जो जमीन के टुकड़ा सेना नायकों को देते थे उन्हें इक्ता कहा जाता था और इन्हें संभालने वाले को इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। आगे देखते हैं। आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में 3 तरह के प्रमुख कर थे। कृषि पर लगने वाला खराज कर था। प्रश्न अगर बनेगा खराज कर क्या होता है, तो कृषि पर लगने वाला कर होता है जो किसान की उपज का लगभग 50% अर्थात आधा होता है। दूसरा मवेशी पर कर लगता था। तीसरा घरों पर कर लगता था। आगे है, फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। तो जो फारसी तवारीख होते थे, जो ग्रंथ लिखते थे फारसी भाषा में, उन्होंने जो निचले खानदान अर्थात नीची जाति के जो लोग होते थे उन्हें अगर ऊंचे पद पर बैठाते थे सुल्तान, तो उसकी आलोचना करते थे। जैसे कि इसका एक उदाहरण दिया गया है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल क्या होता है? शराब बनाने और बेचने वाले को कलाल कहा जाता है। तो अजीज़ खुमार नामक एक कलाल था। फिरोज हज्जाम नामक नाई था। मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को प्रशासनिक पद पर बैठाए थे। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में इसे दर्शाया गया है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्ति को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता बताया है। तो इन्होंने किस किस को बैठाया था? प्रश्न अगर बनेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल का अर्थ होता है शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को प्रशासनिक पद पर बैठाया था तथा बर्नी ने इसकी आलोचना की और यह बताया है कि यह सुल्तान के राजनीतिक विवेक का क्षीण होना और शासन करने की अक्षमता को दर्शाता है। आगे देखते हैं। अब इसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो चीज़ें बताई है, चलिए उसको देखते हैं। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में, और इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना बनाई थी। ध्यान रखिएगा, स्थायी सेना थी। दूसरा पॉइंट इसमें है, सीरी नामक नया गैरिसन शहर बनाया था। गैरिसन शहर बंदी होती थी सैनिकों की, उसे गैरिसन शहर कहते थे। तीसरा, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को इसने कैसे पूरा किया कि गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र था उसमें बहुत उपजाऊ क्षेत्र था वो, तो उसने इस पर क्या किया कि 50% अर्थात 50% कर लगा दिए, जिसे खराज कर कहा गया। तो कृषि पर 50% कर लेने लगा, इससे इस समस्या को दूर किया। दूसरा, सैनिकों को वेतन भी देता था और इसके लिए इसने क्या किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई। उसके अलावा अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इसने मंगोल सेना को परास्त किया और ट्रांसआक्सियाना पर हमला करने के लिए एक स्थायी सेना बनाई। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसने कोई नया गैरिसन शहर तो बसाया नहीं, लेकिन क्या कि जो दिल्ली कोहना नामक पुराना शहर था उसको खाली करवा के अपनी राजधानी दक्षिण में ले जाके दौलताबाद पर स्थानांतरण कर दिया। तीसरा, सेना को खिलाने के लिए इसने क्या किया कि कर लगा दिया अतिरिक्त, तो जिससे क्या हुआ? अकाल पड़ गया, तो इसकी ये सब योजना भी असफल रही। चौथा, इसने क्या किया कि अभी सैनिक को नकद वेतन देता था, लेकिन वह आज के समय की तरह नोट अर्थात सांकेतिक मुद्रा अथवा टोकन की तरह थी और यह सस्ती धातु की बनी हुई थी। और इससे क्या हुआ कि उस समय के लोग जो 14वीं शताब्दी के थे बड़े चालाक थे, चतुर थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी चांदी और सोने की जो धातुएं थी उसे चुरा कर रख लिया और इसी से काम किया, जिससे क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो मूल धातुएं थी उसका अकाल पड़ गया और ये योजना भी असफल हो गई। उसके बाद इसने क्या किया? उसके बाद इसमें बताया गया है कि इसके लगभग सभी प्रशासनिक कदम असफल थे। तो ये चीज़ें इनके बारे में बताई गई हैं। आगे देखते हैं।
अगला हमारा लास्ट पॉइंट है आज का। शेर शाह सूर, जिसका शासनकाल 1540 से 45 तक था, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जिसका शासनकाल 1530 से 45 और 1555 से 56 तक रहा, उसको चुनौती दी और परास्त की। तो शेर शाह सूरी अपने चाचा फरीद के साथ बिहार में काम करता था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, सम्राट हुमायूं को हरा दिया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शेर शाह ने क्या किया कि हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना की। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन 1540 से 55 तक और 1555 में सूरवंश की मृत्यु हो गई। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।